नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक की, जो देश की सियासत में तूफान मचाए हुए है। केंद्र सरकार इसे वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रशासन और पारदर्शिता का रास्ता बता रही है, वहीं विपक्ष इसे मुस्लिम समाज के अधिकारों पर हमला करार दे रहा है। मध्य प्रदेश भी इस बहस का गवाह बन रहा है, जहां भोपाल में बिल के समर्थन और विरोध दोनों की तस्वीरें साफ देखने को मिली। आज की इस चर्चा में हम इस बिल के हर पहलू को खंगालेंगे, मगर उसके पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। भोपाल की सड़कों पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर दो अलग अलग मंजर देखने को मिले। एक तरफ रहमत मस्जिद और हथाईकड़ा डैम के पास मुस्लिम समाज के लोग हाथों में मिठाइयां लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बिल का समर्थन करते नजर आए। मंत्री विश्वास सारंग ने इसे मुस्लिम समाज का सच्चा समर्थन बताया, तो दूसरी ओर ताजुल मस्जिद में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों को हड़पने की साजिश है। ये तस्वीरें साफ करती हैं कि इस मुद्दे पर समाज दो धड़ों में बटा हुआ है। बीजेपी सरकार इस बिल को गरीब मुसलमानों के लिए वरदान बता रही है। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है, वक्फ बोर्ड से सिर्फ बेजा कब्जा करने वाले अमीर मुस्लिम नेताओं को तकलीफ हो रही है, आम मुसलमानों को नहीं। जो पढ़ेगा वो इसका विरोध नहीं करेगा। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, ये बिल गरीब मुसलमानों के हित में है। अभी वक्फ की संपत्तियों का फायदा 10 से 20 परिवार उठा रहे हैं। अब ये संपत्ति मजदूरी करने वाले मेहनत कश मुसलमानों के काम आएगी। उनके लिए मकान, दुकानें, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज बनेंगे। उनका दावा है कि ये बिल 20 से 25 लोगों को परेशान करेगा, लेकिन करोड़ों मुसलमानों के लिए खुशी का सबब बनेगा। संशोधन जो बिल आया है उसको लेकर वो चंद करोड़पति अरबपति नेता जिन्होंने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है, वो अनर्गल प्रचार कर मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। पर आज जिस प्रकार से भोपाल में हजारों की संख्या में मुस्लिम हिंदू भाई और बहनों ने जो मोदी जी के समर्थन में और बिल के समर्थन में जो उत्साहवर्धन दिखाया है, वो इस बात का परिचायक है। जो केवल गुमराह करने की राजनीति करते हैं, आज एक्सपोज हुए हैं। वक्फ का बिल है वो गरीबों के लिए हित में बिल है, वो उन लोगों के लिए बिल लाया जा रहा है जिन लोगों का भला और उत्थान होने वाला है। इसलिए भारत सरकार इस बिल के माध्यम से अभी वक्फ की प्रॉपर्टी को 10, 20, 25 परिवार उसका नाजायज फायदा ले रहे थे। अब वक्फ की प्रॉपर्टी का आम मुसलमान उसका फायदा लेगा। जो मुसलमान हम्माली कर रहा है, जो मुसलमान ट्यूब टायर की दुकान पर बैठा है, जो मुसलमान रहने के लिए घर के लिए मोहताज है, जो मुसलमान पर दिन भर मजदूरी करने के बाद भी परिवार का पेट भरण पोषण नहीं कर सकता, अब उस प्रॉपर्टी का उन मुसलमानों के लिए मकान बने, दुकान बनेंगे, उनके लिए अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि ये मानवता का सवाल है, सियासत का नहीं। कांग्रेस ने पूछा है कि जब बिजली बिल और संपत्ति कर बढ़ रहे हैं तो बीजेपी इस पर चुप क्यों है। उनका आरोप है कि ये बिल मुस्लिम समाज को कमजोर करने की साजिश है और सरकार हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालना चाहती है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे काला कानून करार देते हुए कहा कि ये वक्फ संपत्तियों का संरक्षण नहीं करेगा, ये समाज को परेशान करने का तरीका है। जो जश्न मना रहे हैं उन्हें मोदी के कानून पर भरोसा है, उन्हें मुबारक, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जब हमारे नबी दुनिया में थे तो उस वक्त में भी मुनाफिक थे, और अल्लाह के रसूल जब ये कहते थे कि हक बात ये है तो कुछ लोग मुनाफिकत करते थे। आज भी ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह के कानून से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और मोदी के कानून की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये उनको मुबारक हो, हमें मुबारक नहीं। वक्फ संपत्तियों का मुद्दा लंबे वक्त से विवादों में रहा है। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की 14,986 संपत्तियां हैं, जिनमें से 90% से ज्यादा पर अवैध कब्जे की शिकायतें हैं। सरकार का दावा है कि ये बिल पारदर्शिता लाएगा और इन कब्जों को हटाएगा, लेकिन वक्फ बोर्ड का कहना है कि राजस्व विभाग और उनके रिकॉर्ड में भारी अंतर है। सवाल ये है कि क्या ये बिल वाकई पारदर्शिता ला पाएगा या सिर्फ सियासी शोर बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।
सच क्या सियासत क्या, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़ी है। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता सीताशरण सूर्यवंशी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। सीताशरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश गौतम जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। प्रवेश गौतम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। वाणी जी, लगातार वक्फ बोर्ड के जो तमाम बिल हैं उनमें संशोधन को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी था और आज जब ये बिल पेश किया गया, जब इसमें सदन में चर्चा हुई, तब काफी गहमा गहमी देखने को मिली और भोपाल में इसकी दो जुदा तस्वीरें देखने को मिली हैं। सबसे पहले समझना यही चाहेंगे वाणी जी कि ये जो संशोधन हो रहा है, ये स्पष्ट करे सरकार क्या वाकई ये मुसलमानों के हक में है या कुछ चीजें उनके खिलाफ भी जा सकती हैं? सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथीगण जो इस वार्तालाप में आप सब जुड़े हैं, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए अमित जी, मैं एक आपको टाइटल देती हूँ जिससे कि बहुत स्पष्ट हो जाएगा वक्फ का जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वो किस दिशा में हमको लेके जाएगा। ट्रांसपेरेंट पार्टिसिपेटरी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्रोसेस कहलाएगा ये, यानी कि पारदर्शिता के साथ जो जमीनों को जिनकी लिखा जोड़ी, जो संभालने का और जिनका एक पूरा राजस्व विभाग ने उसका अकाउंटेबिलिटी लेनी है, उसका नियंत्रण ट्रांसपेरेंसी से होगा। तो सबसे पहले ये समझे हम कि ये पहली बार तो नहीं है जो संशोधन हो रहा है। दूसरी चीज, सचर आयोग जो कमेटी थी उसने 2005 में एक अपना सबमिशन दिया था जिसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर जो है इस वर्ग का, उसका उल्लेख किया था और कांग्रेस सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया 2014 तक। तीसरी चीज, ये जो वक्फ का जो पूरा बोर्ड है उसमें पूरे मुसलमान समाज को इसका कोई फायदा नहीं मिलता। कुछ ऐसी संपदा, कुछ ऐसे विभाग हैं जैसे बोहरा, खानी, पसमिंदा, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? महिलाओं को सशक्त किया है मोदी सरकार ने। 33% जहां आरक्षण दिया है पूरे देश भर में, वहां इस समुदाय में ट्रिपल तलाक का भी एक बहुत अच्छा फायदा दिया है जिससे मुस्लिम महिलाओं को अत्याचार से राहत मिली है। तो ऐसे में जब ये नवीन बोर्ड का गठन होगा, जब नए मापदंड होंगे, तो इसमें 2 महिला सदस्य भी घोषित किए जाएंगे। तो क्या ये एक पहल ऐसी नहीं है जिसमें हम आगे देख रहे हैं, विकास के साथ जोड़ रहे हैं? और असली मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी का यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो भारतीय जनता पार्टी किसी वर्ग विशेष को आधार पर रख के न कार्य करती है, न किसी को वंचित छोड़ती है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस की जैसी पार्टी, सपा और कांग्रेस, जिन्होंने अल्पसंख्यकों के कंधे पर बंदूक चलाते हुए तुष्टीकरण की राजनीति में अपना वर्चस्व किया, उनको लग रहा है डर, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स जिनके लिए ये आधार था वो हाथ से छूटता जा रहा है। इसलिए इन लोगों को तकलीफ हो रही है। और एक और सच ये होगा कि जहां धुआं निकलता है वहां आग होती है, तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका भी है। देखिए, जहां भी रिफॉर्म्स और परफॉर्मेंस जिसके आधार पे मोदी सरकार काम कर रही है, जहां पर भी ऐसे मुद्दे होते हैं, कांग्रेस को उनसे चिढ़ होती है। आर्टिकल 370 देख लीजिए, आप ट्रिपल तलाक देख लीजिए, आपको कहीं कांग्रेस का समर्थन मिला, कहीं आपको कांग्रेस का सकारात्मक योगदान? जवाब ले लेते हैं। सरकार तो कह रही है सीताशरण जी कि इसमें बहुत पारदर्शिता होगी, लेकिन फिर विपक्ष की आपत्ति किस बात को लेकर है? विपक्ष की आपत्ति ये है कि ये जनता के मुद्दों से भटकाने के लिए आज ही अमेरिका को टैरिफ इन पर भारत के ऊपर लगाना था। तो ये वक्फ बोर्ड बिल की आज चर्चा इन्होंने कर ली। बिजली 3.5% बढ़ गई नहीं जनता पर भारत प्रदेश में। को लेकर क्या किसी तरह की आपत्ति है? क्या विपक्ष देख रहा है कि सब कुछ इसमें पारदर्शी है जैसे सरकार कह रही है? वक्फ पर आ रहा हूं आदरणीय जी। देखिए आप 1954 में जेपीसी का मतलब है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ज्वाइंट का मतलब है सभी पक्षों को सुनना। जब 12 सांसद आए गए,
एक सांसद का प्रेजेंटेशन को निलंबित कर दिया जी और एक अनुपस्थित है और पलायन करके उसको पास कर लिया। अब 8 घंटे की बहस चल रही है। जी 1954 के बाद 1950 भी जेपीसी बिठा ली गई जी और 1985 में ये वक्फ बोर्ड बिल लाया गया। जी मुद्दों से तो भारत में जिसकी जरूरत है जी कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, और अगर ये हिंदुओं को भी 21 व्यक्ति जो पटाखा फैक्ट्री में जो ट्रिप्स हो गए तो वो जाकर प्रदेश में जी और ये पलायन नहीं करते और मिल जाता, जान बच जाती। जी कितने मुद्दे जनता के हैं और में जो लोग प्रोपेगेंडा है प्रायोजित करके लोगों को वहां हटाई जो में रही है उस विवाद वहां पे कुछ लोगों को तैयार करके ये और में पक्ष में कोई आया है क्या जी से पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए जवाब लूंगा मैं। सीता शरण जी की आवाज़ में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, सुनाई स्पष्ट नहीं दे रही उनकी आवाज़, एक बार चेक करेंगे पीसीआर से। मैं तब तक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जी का रुख कर लेता हूं, प्रवेश गौतम जी। प्रवेश जी, अब ये जो पूरा मसला है ये फिर से विवादों में आ रहा है क्योंकि धारा 40 को खत्म कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि अब वक्फ को किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार नहीं होगा और इसका जो ट्रिब्यूनल का फैसला है उसे कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकेगी। तो क्या आप मानते हैं कि 3 कैटेगरीज में जो 14 बड़े बदलाव हैं, ये बदलाव अपने साथ बड़े विवाद भी लेकर आएंगे? देखिए जी, पहली चीज तो मैं कहूँ जी बिल है ये बिल जी तब भी था क्योंकि वक्फ बोर्ड को मैं रेवेन्यू बोर्ड से जोड़ जी ये टोटली जो है एक लैंड बोर्ड है जी। ये डबल साउंड आ रहा है। जी जी चेक कर रहे हैं सर जी। इनको टेक्नीशियन को कहिए। जी जी चेक कर रहे हैं सीता शरण जी, वही चेक कर रहे हैं जी। प्रवेश जी 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 रेवेन्यू बोर्ड से मैं देखता हूँ बोर्ड में असीमित शक्तियां पहले संशोधनों के द्वारा मैं कहीं से कहीं तक नहीं थी। और जब वक्फ बोर्ड में कहा जाता है कि जो संपत्तियां हैं उनको अल्लाह हो जाए, ठीक है, अल्लाह हो जाता है उसमें नहीं, ठीक है। किसी भी सिस्टम पे यदि पारदर्शिता ना वह सिस्टम या वह आयोग या वह सही नहीं ठहराया जा सकता जी। सरकार के संशोधन बिल आई ऐसा लगता है कि इससे अनुयायियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी पूजा पाठ या जो भी है जी। ट्रांसपेरेंसी जब आती है योग्य करता बस एक जो महत्वपूर्ण बात कही और वीणा जी ने भी कही को बोर्ड में शामिल गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना जी पारदर्शिता लाता है। मुस्लिम लोग ही जो व्यक्ति हैं हो सकते हैं जो निष्पक्ष नहीं हो सकते। किसी भी संपत्ति को आप वक्त जब बोलते का एक मौका देना चाहिए हम है लोकतंत्र। कहीं कोई सरकार जमीन अधिक लगती है तो लोगों को मौका देती है अभी तक दुर्भाग्य से वक्फ बोर्ड में निष्पक्ष चैनल नहीं जी। से कम कोई जमीन है जी और यदि कोई डिस्प्यूट है तो जिस व्यक्ति जमीन न्यायालय की तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका कहीं से कहीं तक इसको जायज नहीं कराया जाता, बल्कि ये स्वागत योग्य कदम है। आधारित किसी योग को संविधान के दायरे में ला रहे हैं आयोग। अभी तक बोर्ड एक धर्म आयोग मैं मानता हूँ तो सिर्फ इस्लाम धर्म के उसमें छुपा था सदस्य भी वही रहेंगे, निर्णय भी वही लेंगे और आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो हमारा संविधान फिर क्या? तो ये जो संशोधन बिल है नो डाउट संविधान के दायरे में किए गए हैं, आम आदमी को अधिकार मिलेगा चैलेंज करने का,
जो बहुत स्वागत योग्य कदम है। जी, तो आम आदमी को अधिकार मिलेगा चैलेंज करने का। और वाणी जी, एक बात यहाँ पर यह भी है कि सालों पुरानी जो वक्फ के अंदर में संपत्ति है, जिनके अभी कोई दस्तावेज नहीं है, उनका क्या होगा? क्योंकि सत्यापित करने के लिए दस्तावेजों की जरूरत होगी। तो क्या आप नहीं मानती कि फिर एक नए विवाद को जन्म दे दिया जाएगा, संपत्ति में फिर लड़ाइयां होंगी? देखिए, ये पूरा प्रोसेस रेगुलराइजेशन का है और जो भी कलेक्टर्स हैं उनके माध्यम से ये पूरी जो समितियां बनेंगी, जिनका अब नवीन गठन होगा, ये अपने प्रशासनिक तौर तरीके, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से इनका जो भी हल चेक निकाल कर रहे हैं साउंड एक बार फिर से। जी वाणी, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आपकी आवाज मिल रही है। जी, आपकी बात रखिए। और दूसरी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जी, जैसे अभी भाई साहब भी समझा रहे थे कि ये ट्राइब्यूनल है, इसके सदस्य सारे मेल मुस्लिम मेंबर्स हैं। तो आप एक उदाहरण लीजिए कि एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट एक क्रिश्चियन और एक मुस्लिम परिवार के बीच में है और वो उनके पास और कोई विकल्प नहीं है कि वो इस ट्राइब्यूनल के पास ही जाएं। तो क्या न्याय के लिए एक ट्राइब्यूनल जो कि धर्म के आधार पर है, परंतु वहां अपील का कोई प्रावधान नहीं है, क्या ये उचित होगा? क्या ये न्याय होगा? तो इसका अगर नवीनीकरण हो रहा है, इसका अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका निकाला जा रहा है कि ये विकल्प, इसके सुधार से जो वंचित वर्ग है इस समुदाय में, उन तक सुविधाएं पहुंचेंगी। हो सकता है शिक्षा की सुविधा हो सकता है स्वास्थ्य की सुविधा हो, पर लाभ पहुंचेगा उन वंचित लोगों तक, तो इसमें हर्ज क्या है? पर देखिए, हमने हमेशा कांग्रेस को विरोध और तुष्टीकरण के रूप में देखा है। हमने इसलिए देखा है क्योंकि झूठ, भ्रम, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी ना किसी का कंधा उपयोग करते हुए ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का आधार रहा है कांग्रेस और उनके साथीगण के लिए। तो इन्हें तो तकलीफ होने वाली है। पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी देश की बात करती है, तो देश में हम वर्गीकरण नहीं करते, हम करते हैं तो इन टोटलिटी करते हैं। इस देश में जितने 140 करोड़ के वासी हैं, सबके लिए बराबर की सुविधाएं होनी चाहिए, सबको बराबर का न्याय मिलना चाहिए। और उसके तहत ये विशेष जो अमेंडमेंट हो रहा है, ये उसी दिशा में हो रहा है। जी, सीताशरण जी, क्या आप मानते हैं कि जब कोर्ट में भी बात चली जाएगी तब न्याय मिलेगा, आम आदमी को भी चुनौती देने का अधिकार होगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या है, ये व्यवसायीकरण नहीं है जी। वक्फ बोर्ड क्या है? ये दान की जमीन है जी। भाई, भारत सरकार की जमीन है वो, और भारत सरकार की जमीन में ये प्रोपेगेंडा जो फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम उन गरीबों को, पसमानदाओं को हम बहुत अच्छी बेहतर सुविधा देंगे। अरे, इसमें एक हाई कोर्ट का जज बैठता है, जज के अलावा भी इसके सदस्य होते हैं, और बाकायदा बेहतर तरीके से ये पूरे भारत के अंदर ये कांग्रेस ने चलाया 1954 में, 1995 में और 1985 में जो वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ था, उस पर से ये कार्रवाई जो चल रही थी। और अभी एक तरफा भाई आज ही सुन रहे हैं, बाकी इसके पहले क्यों नहीं सुना? और सुनने के साथ साथ भी जैसे कब्जे कर लिए हैं, तो उसकी सिलसिलेवार एक सिस्टम होना चाहिए। ये केवल जनता से मुद्दों से भटकाने के लिए काम किया है। और बीजेपी ये ताकि जितने जो मुद्दे हैं, जो खास मुद्दे हैं, उसको भटकाने का ही कारण ये वक्फ बिल बोर्ड लाना, बाबर को लाए, औरंगजेब को लाए। अरे भैया, मुद्दों की बात करो। जो देश जूझ रहा है उस महंगाई से, बेकारी से, बेरोजगारी से, इस पे तो ध्यान है नहीं बीजेपी का। बस आप हम मुसलमानों के बहुत बड़े मुरीद हो गए। जी वाणी जी, क्या सिर्फ वक्फ का ही मुद्दा मिला था टॉपिक्स डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी को? देखिए, सीतासरन जी जैसे बहुत वरिष्ठ जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इनके पास दो मुद्दे हैं अपने आका को खुश करने के लिए। या तो भारतीय जनता पार्टी के जो नीति रीति है उसके आलोचना करना, और या फिर मोदी जी को गाली देना। तो ये अपने आका को खुश करने के लिए ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे सकते हैं। बट साफ और स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी जनता का हित नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के आधार पर अब नहीं काम कर पाएगी, क्योंकि जनता समझदार है। और कांग्रेस प्रवक्ता को मैं ये भी साफ और स्पष्ट कर दूं
कि आप अगर बोल रहे हैं कि हम मुद्दे से भटका रहे हैं, तो जिन मुद्दों पे हम आज काम कर रहे हैं, जिन मुद्दों पे हम मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र सब यहाँ इलेक्शंस जीत रहे हैं, वो जनता के मुद्दे हैं भाई साहब। जनता के मुद्दों से आप इतने परे हट गए हो कि आपका भविष्य अब अंधकार में है, और इसीलिए आज आप राजनीतिक कोई विकल्प तुष्टीकरण के अलावा सोच नहीं सकते, पर ये आपके अब सब बेनामी हथियार हैं, और जनता आपके विकल्प और आपके मंसूबे बहुत अच्छे से पहचान चुकी है। प्रवेश गौतम जी, क्या सिर्फ मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए आप मानते हैं इस बिल को लाया गया है, और अब जब ये ला लिया गया है तो आगे क्या परिणाम इसके देखते हैं? क्या पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी इसमें? अजीत जी, जी मेरा ऐसा मानना है कि मुद्दों से भटकाने के लिए तो ये बिल नहीं लाया गया है, क्योंकि इस बिल को लाने की चर्चा पिछले लगभग जहां तक मेरी जानकारी है 6 महीने से चल रही थी जी। बाकी मुद्दे अपनी जगह है, ये मुद्दा अपनी जगह है, तो सबको एक साथ जोड़ना मैं जस्टिफाई न करता हूँ उसको। सरकार है, सरकार कौन सा बिल कब लाना, ये आरोप नहीं कर सकते, कह सकता कि आज ही क्यों लाए। तो ये तो एक राजनीतिक बयान होते हैं पक्षधरों की मुद्दे भटकाने के लिए। बाकी ये बिल पास होता है तो निश्चित तौर वक्फ बोर्ड में एक पारदर्शिता आएगी, जो स्वागत योग्य कदम है, और एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, जो अभी तक मुझे तो नहीं दिखी कम से कम। एटलीस्ट एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने से लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस आएगा, चाहे मैं किसी भी धर्म के अनुयायी हो, कोई भी डिस्प्यूट होगा उसके प्रॉपर चैनल पे आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये जरूर है कि विभिन्न मुद्दे देश में चल रहे हैं और चलते रहेंगे, सबका अपना टाइम है, विपक्ष चाहे उन मुद्दों को लेके वो खुद भी ध्यान आकर्षण सवाल लगा सकते हैं। लेकिन प्रवेश जी, जो विरोध हम देख रहे हैं, कुछ जगहों पर विरोध भी इसको लेकर के हो रहा है, बयानबाजी तो हो ही रही है, लेकिन क्या विरोध का कोई एक मोटिव्स यहाँ पर समझ में आ रहा है? क्या किसी तरह का कंफ्यूजन इस बिल को लेकर के है? क्या कोई डर है लोगों में इसे लेकर? आपकी आवाज थोड़ा प्रवेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? स्पष्ट आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आऊंगा वाणी जी, फिर आपका रुख करूंगा मैं। प्रवेश जी, कुछ जगहों पर हम देख रहे हैं कि विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही है इस बिल के आने के बाद, तो क्या किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई डर है लोगों के मन में इसे लेकर? जी बिल्कुल, कंफ्यूजन तो दिख रहा है लोगों को जी। वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट उसको लोग अपने धर्म से छोड़ देगा, जबकि ऐसा नहीं देखना चाहिए। तो किसी प्रकार की इबादत से रोक, मेरा मानना है एज अ पत्रकार जी, मैं देखता हूँ कि विरोध थोड़ा बहुत तक हो सकता है कि राजनीतिक उद्देश्य से भी किया जा रहा है, ताकि इस बिल में जो मैंने कहा कहीं से कहीं तक ये लेकर कि आप अपने अल्लाह की इबादत नहीं करते। जी जी, आप फ्री हैं अपनी वर्शिप करने के लिए, जो वक्फ बोर्ड के अधीन संपत्तियां जिनमें मस्जिद या कोई धार्मिक इमारतें हैं, उनको ऐसा तो सरकार ने कहा कि तोड़ देंगे या बंद कर देंगे, वो आप फ्री हो, आप आज भी जा सकते हो, बाद में भी जा सकते हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं जनता जो भी विरोध कर रही है उसको लॉजिक बताना चाहिए कि क्यों विरोध कर रही है। बिल्कुल। और मैंने कुछ लोगों से जब बात करने की कोशिश की तो सिर्फ एक लाइन आती थी कि ये धर्म धर्म धर्म। तो मेरा एक ही कहना है कि संविधान के अंदर धर्म आधारित इस तरह की शक्तियां जब दी जाती है तो लोग तो साफ नहीं कह सकते। लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है कि कोई भी आए हो संविधान के दायरे में होकर संचालित हो, किसी को विशेषाधिकार सिर्फ धर्म के आधार पे नहीं देना। जी जी, बिल्कुल। वाणी जी, इस चर्चा की शुरुआत में ही जैसे हमने तस्वीरें दिखाई कि दो अलग तस्वीरें भोपाल से ही सामने आई। एक तरफ लोग फूलों के साथ इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की जा रही है। अब डर कुछ लोगों में इस बात को लेकर भी है वाणी जी कि कहीं इस बिल के नाम पर हमारी जमीनें, हमारे घर, हमारे कब्रिस्तान न चले जाएं, तो इस डर को, इस कंफ्यूजन को सरकार कैसे दूर करेगी? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि अल्लाह की इबादत करने के लिए जब ये जा रहे हैं काली पट्टी बांधे, तो ये अल्लाह के घर में ये नकारात्मक सोच के साथ प्रवेश तो बिल्कुल उचित नहीं है। दूसरी चीज, ये वो लोग हैं जिन्हें भ्रमित किया जा रहा है, तो देश विरोधी और विकास विरोधी ऐसी ताकतें हैं जिनको अपनी जमीन खिसकते हुए दिख रही है, इसीलिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। परंतु ये बहुत स्पष्ट और साफ हो कि किसी के भी घर को खतरा नहीं होगा। और दूसरी चीज,
किसी के भी नागरिकता को खतरा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कई विषय आ रहे हैं सामने जिसमें कुछ राजनीतिक दल कुछ समाचार का दुरुपयोग करते हुए भ्रम फैला रहे हैं, परंतु सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार हर वो संभव प्रयास करेगी जिससे कि सही मायने में जो उचित जानकारी है वो हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। हमने ये भ्रम वाली तस्वीरें 307 के समय भी, आर्टिकल 370 के समय भी देखी, ट्रिपल तलाक के भी समय हमने देखा कि ऐसे बहुत विचित्र और भ्रम फैलाने वाले गाथाएं मैं बोलूंगी हमारे विपक्ष ने गाई थी, परंतु उनको जनता नकार देती है और अपना बुरा हाल कांग्रेस वैसे ही कर चुकी है, ये और गड्ढे में जाएंगे। सीता शरण जी, क्या किसी तरह की भ्रम की स्थिति में विपक्ष है या फिर सारे बिंदु स्पष्ट है इस बिल के? आर्टिकल 14 जी, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन है जी। अभी पवन खेड़ा जी ने प्रेस वार्ता ली है और इसी बिल पर ये मैं चारों आपको संवैधानिक और जैसे अभी हमारे मध्य प्रदेश में 54,000 एकड़ जमीन आदिवासियों की उन रसूखदारों ने, उन बीजेपी के रसूखदारों ने अपने नाम जो कलेक्टर को लगा करके और जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं उसमें अपील में जाके अपने नाम करवा ली हैं और यही मुसलमानों के साथ, यही वक्फ बोर्ड के साथ होगा। ये दान की जमीन है, ये अल्लाह की जमीन है और ये कोई व्यवसायीकरण नहीं है इसमें। और आपको बता दें अभी लेटेस्ट कल सौरभ शर्मा ये 52 किलो सोना और वो संपत्ति जो 250 करोड़ की जब्त हुई है वो भी सरकार और विजिलेंस पता नहीं लगा पाई, 60 दिन में उसका चालान पेश नहीं कर पाई। ये है बीजेपी सरकार और यही बीजेपी सरकार अभी इस्लाम धर्म और मुस्लिम भाई भी देखेंगे और वक्फ बोर्ड को आप और हम देखेंगे कि ये कितना पारदर्शी करते हैं और रखते हैं। ये आपको हमें सब कुछ दिनों में पता चल जाएगा। हालांकि सरकार का तो ये कहना है कि पारदर्शिता इससे बढ़ेगी, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहेंगी, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में इसके किस तरह के और परिणाम देखने को मिलते हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसके साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।